नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की हार के कारण और खानवा के युद्ध के परिणाम। पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि खानवा का युद्ध जो हुआ था मार्च 16 1527 ईस्वी को, जिसमें महाराणा सांगा की हार हुई थी और विजय किसकी हुई? मुग़ल बादशाह बाबर की। तो प्रश्न ये उठता है कि महाराणा सांगा की हार कैसे हुई, या वे कौन से कारण रहे जिसके कारण महाराणा सांगा की हार हुई। उन हार के कारणों को हम एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला कारण माना जाता है राणा के प्रति विश्वासघात। किसने विश्वासघात किया, देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड व श्यामल दास ने राणा की हार का प्रमुख कारण सिलहदी तंवर का विश्वासघात माना। कौन था? सिलहदी तंवर। जब युद्ध चल रहा था तब तंवर बाबर से मिल गया तथा उसने सांगा की सैनिक कमजोरियों का ज्ञान बाबर से करवा दिया, जिसका बाबर ने लाभ उठाया। डॉक्टर जी.एन. शर्मा ने इस कारण को ठीक नहीं माना, क्योंकि सिलहदी ने राजपूत दल को राणा के युद्ध स्थल से प्रयाण के बाद बदला था, यानी जाने के बाद बदला था। जब राजपूत सैनिक अपना अंतिम प्रयत्न कर रहे थे तब तक युद्ध का परिणाम स्पष्ट हो चुका था, यानी राणा की हार हो गई थी। इसके अतिरिक्त किसी भी मुस्लिम इतिहासकार ने सिलहदी के मिलने का वर्णन नहीं किया, यानी जो बाबर से मिला था। डॉक्टर A.C. बनर्जी कहते हैं कि सिलहदी का बाबर से मिल जाना भी निश्चित नहीं है, क्योंकि उसके लड़के भूपत की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए हुई थी। बाबरनामा में भी इसका वर्णन नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसे उपयुक्त कारण नहीं मानते। हालांकि उन्होंने राजस्थानी साधनों पर विश्वास कर माना कि जब युद्ध निर्णायक अवस्था में पहुंच चुका था तब सिलहदी तंवर बाबर से मिला। उसके चले जाने से युद्ध के परिणाम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जो कर्नल जेम्स टॉड और श्यामल दास कहते हैं कि सिलहदी तंवर का विश्वासघात के कारण राणा की हार हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब वो मिला भी तो भी युद्ध का परिणाम या युद्ध का निर्णय हो चुका था, यानी राणा सांगा की हार हो चुकी थी। दूसरा कारण है राणा की सांगा की हार का, वो है दैविक प्रभाव। हरबिलास शारदा ने इस हार का कारण दैविक माना है। उसका कहना है कि युद्ध के समय सांगा की आंख में तीर लग जाने से वह सैन्य संचालन नहीं कर पाया। युद्ध क्षेत्र से उसके हटने के समाचार मिलते ही सेना में भगदड़ मच गई और यह हार का कारण बना। किंतु यह कारण भी उचित नहीं लगता, क्योंकि अधिकतर सैनिकों को इस घटना का ध्यान ही नहीं था। सांगा जब युद्ध में भाग लेने आया तब भी उसकी स्थिति उसके पक्ष में नहीं थी, अतः इस दैविक कारण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। यानी इतिहासकार हरबिलास शारदा कहते हैं कि दैविक कारण से महाराणा सांगा के आँख में तीर लग गया और वो मूर्छित हो गए और ये समाचार उनके सैनिकों में फैल गया। इसके कारण क्या हुआ? सैनिकों में भगदड़ मच गई और हार हो गई। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा नहीं था, क्योंकि सभी सैनिकों को ये पता ही नहीं चला कि राणा घायल भी हुआ है। तीसरा, सांगा की सेना में एकता का अभाव था। राणा की सेना में विविध वंशीय सैनिक थे जो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हुए थे, और उनका संबंध जितना राणा से था उतना अपने वंशीय नेता से भी था। ऐसी स्थिति में संपूर्ण सेना पर राणा का प्रभाव नाम मात्र का था। यानी हम देखते हैं कि राणा की सहायतार्थ बहुत सारे राय रजवाड़े छोटे बड़े शासक आए थे, और उनकी अपनी सेना थी, और वो सेना अपने नेता के अधीन थी, न कि राणा सांगा के। इस प्रकार की सेना में एक सूत्र का अनुशासन का संभव रहना संभव नहीं था। यों भी देखा जाए तो राजपूतों में जातीय भावना इतनी प्रबल होती कि एक नेतृत्व में रहना उनके लिए बहुत कम संभव था। राजपूत सेना का प्रत्येक दल अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए अपने ढंग से लड़ता था, जिसका संपूर्ण समूह से कोई तारतम्य नहीं बैठता था। ऐसी सेना एक अव्यवस्थित भीड़ से किसी प्रकार की कम नहीं थी। यानी जो सेना थी वो अलग अलग नेताओं के अधीन थी और वो अब नेताओं के प्रति उत्तरदायी रहती थी। इस तरह से उनमें आपसी अनुशासन का अभाव था। तो सेना जो सांगा की थी उसमें एकता का अभाव भी एक उनकी हार का कारण माना जाता है।
चौथा है अपवित्र गठबंधन, अफगान राजपूत गठबंधन की जो असफलता। विलियम ने अफगान राजपूत गठबंधन को अपवित्र गठबंधन की संज्ञा दी और इसे सांगा की हार का एक कारण माना। उसने बताया कि दोनों में जो उत्साह होना चाहिए था वह नहीं था, क्योंकि अफगान तो इससे पहले पराजित हो चुके थे पानीपत के पहले युद्ध में। दोनों के उद्देश्य और आदर्श भिन्न थे, अतः दोनों वर्ग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। अफगान ये सोचते थे कि अगर हमने बाबर को हरा भी दिया तो राणा सांगा दिल्ली का शासक बन जाएगा और हमें तो अधीन ही रहना पड़ेगा। इस तरह से युद्ध के समय इस प्रकार का आपसी संदेह हार में बदल सकता था। डॉक्टर AC बनर्जी इसे एक अस्वाभाविक गठबंधन मानने को तैयार नहीं है और न ही इस गठबंधन में कोई अपवित्रता थी। दोनों ने संगठित होकर बाह्य शक्ति का सामना करने का निश्चय किया। इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता कि दोनों में संदेह की भावना रही हो, अतः इसे हार का कारण नहीं माना जा सकता। यानी अफगान राजपूत जो गठबंधन था उसमें कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अस्वाभाविक गठबंधन था, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। दोनों ही विदेशी शक्ति जो मुगल के रूप में बाबर के नेतृत्व में आई थी उनको बाहर से बाहर निकालना चाह रहे थे। इसके अलावा अगला हार का कारण है राणा सांगा की निष्क्रियता। एल्फिंस्टन जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि अगर राणा सांगा मुगलों की प्रथम घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो उसकी विजय निश्चित थी। डॉक्टर ओझा ने राणा की पराजय के कारण युद्ध से पूर्व उसकी निष्क्रियता को बताएं। उसके विचार से राणा को बयाना विजय के बाद तुरंत खानवा पहुंच जाना चाहिए था। यूँ उसने पहले विजय के बाद एकदम युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का सुअवसर प्रदान कर दिया था। यानी जब खानवा का युद्ध हुआ उससे पहले बयाना की झड़प हुई और वो इतनी तेज थी कि राणा सांगा ने मुगल सैनिकों को पराजित कर दिया था। उस दौरान वह तुरंत आगे बढ़ता और बाबर की सेना पर आक्रमण करता तो हो सकता युद्ध का परिणाम कुछ और होता, लेकिन राणा सांगा ने क्या कर दिया, समय ले लिया और ऐसी स्थिति में बाबर को संभलने का मौका दे दिया, तैयारी करने का अवसर मिल गया। डॉक्टर शर्मा ने भी राणा की बयाना विजय के बाद भूसावर में पड़ाव डाले रहने से उस समय की भारी भूल बताया। शारदा का कहना है कि राणा ने अपने भाई पृथ्वीराज जैसी स्फूर्ति होती तो स्थिति ही दूसरी होती। वास्तव में राणा सांगा ने बयाना और खानवा की घटना के बीच लगभग 1.5 महीने का अवसर देकर शत्रु को सचेत कर अपना ही अहित किया। तब विजय की मस्ती में राणा आने वाली पराजय की आशंकाओं को भूल गया। यह विस्मृति राजपूत प्रतिष्ठा के लिए अंत में घातक सिद्ध हुई। यानी राणा सांगा अगर 1.5 महीने उन 2 युद्धों के बीच में निष्क्रिय नहीं रहता तो हो सकता है युद्ध का परिणाम कुछ और रहता। यानी उसमें दूरदर्शिता की कमी थी, क्योंकि अभी भी शत्रु पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुआ था। ऐसा ही हमने इतिहास में एक और उदाहरण देखा था कि जब तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, क्योंकि उस एक साल में गोरी अपनी तैयारी पूरी करता रहा और चौहान पृथ्वीराज ने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे ही भूल इतिहास के, इसी तरह से विद्यार्थी को इतिहास पढ़ाया जाता है कि इस तरह की जो ऐतिहासिक भूलें हैं उनको सुधारने का प्रयास किया। इतिहास हमें सिखाता है कि जो इतिहास के अलग अलग समय में अलग अलग पात्रों ने जो गलतियां की हैं वह गलतियां भविष्य में नहीं करें। अगला है पैदल सेना की अधिकता। राणा सांगा की हार के कारण में पैदल सेना की अधिकता। राजपूत सैनिक अधिकांशतः पैदल दल के रूप में थे, जबकि मुगलों की सेना अधिकांश घुड़सवारों की थी। द्रुत गति और पैंतरेबाजी की चाल में पैदल और घुड़सवारों का कोई मुकाबला ही नहीं। यानी गति द्रुत होती है घुड़सवार की और पैंतरेबाजी भी तुरंत पीछे हटना आगे बढ़ना, ये किस सेना में अधिक होता है, घुड़सवारी सेना में, न कि पैदल सेना में। परिणाम स्वरूप राणा के पैदल सैनिक मुगल अश्वारोहियों के समक्ष अधिक समय तक न टिक सके और राजपूतों की हार का कारण बने। अगला कारण है बाबर का तोपखाना, या बाबर की विजय का या राणा सांगा की हार का कारण। खानवा के युद्ध में आग उगलती हुई मुगल तोपों ने राजपूतों के प्रमुख नेता और मेवाड़ के महान प्रतापी शासक राणा सांगे की हार को सुनिश्चित कर दिया। राजस्थानी योद्धाओं को पहली बार तोपों का सामना करना पड़ा। बारूद के प्रयोग तोपों और बंदूकों की तुलना में तीर कमान, भाले, तलवारें, बर्छियाँ आदि निम्न कोटि के थे। इस संबंध में ठीक ही कहा गया कि तीर गोलियों का प्रत्युत्तर नहीं दे सके।
यानी जो तीर कमान से जो लड़ रहे थे राणा के सैनिक, वह बारूद के आगे या तोपों के आगे टिक न सके, बंदूकों के आगे टिक न सके, ठहर न सके। अगला है उन्नत मुगल सैनिक पद्धति भी एक हार का कारण था। किनका? बाबर के खिलाफ राणा सांगा का। राजपूतों एवं मुगलों की युद्ध पद्धति एवं मोर्चों की जमावट में बहुत अंतर था। मुगल रिजर्व एवं घुमाव पद्धति को प्रधानता देते थे और बारी बारी में इनका प्रयोग करते थे। साथ ही इनमें तोपों व घुड़सवारों की आक्रमण विधि में एक संतुलन था। राजपूत एक धक्के की विधि से शत्रु दल में भगदड़ पैदा कर सकते थे, परंतु उनके प्रत्याक्रमण का प्रत्युत्तर देने के लिए वे असमर्थ थे। जहाँ मुगल नेता और सेनापति सुरक्षित रहते हुए युद्ध का संचालन करते थे, वहाँ राजपूत नेता सज धज के साथ हाथी पर बैठकर स्वयं अपना शौर्य प्रदर्शित करता था, जिससे वह शीघ्र ही सभी वारों का शिकार बन जाता था। सांगा ने कभी नए सैनिक अनुभवों को अपनी सैन्य व्यवस्था में स्थान नहीं दिया, क्योंकि राजपूत सैनिक परंपरागत युद्ध की गतिविधि से परिचित थे और उसी में विश्वास करते थे, और वो उस पद्धति के तहत जीत भी रहे थे। लेकिन जैसे ही नई सैनिक पद्धति आती, उनके सामने वह पराजित हो जाते थे। मुगल व्यवस्था एक परिष्कृत सैनिक व्यवस्था में थी, जिसमें अफगानों, उज्बेकों, तुर्कों, मंगोलों, फारसी, भारतीय आदि युद्ध प्रणालियों को समाविष्ट किया गया था। ऐसी स्थिति में पुरातन और नवीन पद्धति की कोई तुलना न थी। इसके अतिरिक्त बाबर का सैन्य बल एक नेतृत्व को स्वीकार करता हुआ अनुशासित रूप से लड़ रहा था। अनजान देश में होने से उनमें लड़ने की लगन राजपूतों की तुलना में अधिक थी। यदि राजपूत हारते हैं तो अपने देश में जीवित रहने के लिए बहुत तेरी ठौर थी, परंतु मुगल सैनिकों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं था। तो ऐसे स्थिति में उनको लगता था कि हमें यहाँ जीतना ही जीतना है। इन कारणों से महाराणा सांगा और राजपूती सेना खानवा के मैदान में बाबर से लड़ती हुई पराजित हुई। धन्यवाद।